वेलकम बैक माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए सफलतागंज में पॉलिटी सीरीज़ का 4th सेशन लेके। और आज हम लोग इस सेशन में जानेंगे शासन व्यवस्था के बारे में। आशा करती हूँ आपको मेरे पिछले 3 सेशंस पसंद आए होंगे, उनको आपने लाइक किया होगा और कमेंट किया होगा। अगर आप नए हैं तो आप उन तीनों सेशंस का लाभ उठा सकते हैं, उनको देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज की चौथी सीरीज़ में ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम अपना सेशन प्रारंभ करते हैं। बात आज हम लोग करेंगे शासन व्यवस्था की, और उसमें ये है पहला प्रश्न। देखिए, शासन व्यवस्था में सबसे मुख्य क्या होता है? शासन कहाँ पे करते हैं? हम लोग राज्य में करते हैं। तो जब हम लोग राज्य में करते हैं तो राज्य के कुछ तत्व होने चाहिए, स्टेट के कुछ एसेंशियल फीचर्स होने चाहिए। तो वो जो तत्व हैं राज्य के, उसमें सबसे मुख्य तत्व क्या है? क्या वो फ्लैग है, ध्वज है? क्या वो संपत्ति है, पूंजी है? कुछ कैपिटल होनी चाहिए? क्या वो संप्रभुता है? क्या वो राज्य के प्रमुख हैं? तो शासन राज्य में तभी कर सकते हैं, तभी हम लोग व्यवस्था संभाल सकते हैं हम लोग, जब वहाँ पे संप्रभुता हो। ध्वज और पूंजी ये सब तो सभी देश अपने अपने हिसाब से बना लेते हैं, किंतु संप्रभुता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी ध्वज, पूंजी और राज्य के प्रमुखों को डिसाइड, पहले जब देश स्वतंत्र होगा तभी हम लोग ये जान पाएंगे कि किस तरीके से हम अपना राज्य में शासन व्यवस्था करेंगे, कैसा ध्वज लाएंगे, कैसी संपत्ति लाएंगे। तो संप्रभुता बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य हर जगह है, ये शायद ही कोई अंतर छोड़ता है। ये किस प्रकार की अवधारणा को स्पष्ट करता है? अब क्योंकि राज्य हर जगह है, आप घर बनवाने जा रहे हैं, वहाँ पे आप कोर्ट जाएंगे, कागज़ लेंगे, परमिशन लेंगे, आप कहीं पे भी घर नहीं बना सकते। आपका क्या कहते हैं वो चुना जा रहा है, इलेक्टोरल हेड चुना जा रहा है, कहीं सभासद चुना जा रहा है, कहीं चीफ मिनिस्टर चुना जा रहा है। तो इन सब के लिए एक व्यवस्था काम कर रही है और आपके लिए काम कर रही है। वो चुना जाएगा तो आपकी गलियां साफ़ होंगी, आपके घरों के आसपास पार्क होंगे, आपके लिए घूमने फिरने टहलने की आज़ादी होगी, आपके लिए एक कड़क न्याय व्यवस्था होगी, आपको कोई राह चलते लूट नहीं सकता। अन्य देशों, जो पिछड़े देश हो गए हैं, उनके मुकाबले भारत में इस तरीके की व्यवस्था नहीं है कि आपको राह चलते कोई चीज़ें हो जाएं और उसकी कोई खबर ना ले। तो ये कब होता है? ये हर जगह प्रेजेंट है, तो क्यों है? किस राज्य की ये विशेषता बताता है? ये एक कल्याणकारी राज्य की विशेषता बताता है। इसे लोक हितकारी भी कहते हैं, आम भाषा में लोक हितकारी भी इसको हम कहते हैं। इस प्रकार से अगर राज्य हर जगह है, अगर राज्य कहीं से भी हट नहीं रहा है, कहीं भी हर जगह उसकी विशेषता है, तो वो हमारे हित में ही काम कर रहा है। देखिए, भारत का संविधान किस प्रकार की शासन व्यवस्था का प्रावधान करता है? अब हम लोगों को पता है कि हम लोग किस प्रकार की शासन व्यवस्था का हिस्सा हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम लोग तो डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वो लोकतांत्रिक पे खट से टिक लगा देते हैं। नहीं, हमारी बात यहाँ हो रही है शासन व्यवस्था की। उसमें लोकतांत्रिक तो नहीं आ सकता, ये एक पैटर्न है। व्यवस्था दूसरी चीज़ है। राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति हमारा हेड होता है? क्या सारे मुख्य डिसीजन वही लेता है? नहीं, वो तो सिर्फ एक टाइटलर हेड होता है, केवल नाम के लिए एक किंग की तरह होता है। संसदीय, यस, ये होगा। हमारे पास लोकसभा है और राज्यसभा है। तो जो हमारी व्यवस्था है वो इन दोनों संसद प्रणालियों पे बटी हुई है। ठीक,
तो जो हमारी शासन व्यवस्था हुई वो किस प्रकार की हुई? वो संसदीय हुई। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदीय सरकार, राष्ट्रपति सरकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संघीय सरकार। ये 4 ऑप्शन हैं। अब हम लोग पीछे पड़ चुके हैं कि संसदीय तो है ही, संसदीय तो होगी ही, ठीक है। ये भी जानते हैं राष्ट्रपति नहीं होगी। न्यायपालिका की थोड़ी तो स्वतंत्रता है, न्यायपालिका ही स्वतंत्र, न्यायपालिका अनुच्छेद 124A नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई गई थी, लेकिन न्यायपालिका ने उसको सिरे से खारिज किया क्योंकि वो पार्लियामेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहती थी, संसद का इन्वॉल्वमेंट। इसलिए कभी संसद में भी किसी तरीके के लिली थॉमस प्रकार के जो वाद हुए वो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही इंडिपेंडेंट तरीके से, स्वतंत्र तरीके से हैंडल किए। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है, ठीक है। और संघीय, हम लोग संघीय सरकार, पूरी तरीके से हम फेडरल नहीं हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमें 2 सिटीज़नशिप लेनी पड़ती है, स्टेट की अलग और यूनियन की, कंट्री की अलग। तो हम पूरी तरीके से संघीय भी नहीं हैं, हम पार्टली हैं, हम आधे संघीय हैं और आधे संघ हैं। तो इसमें जो सबसे विशेषता जो नहीं है वो यही है कि हमारी राष्ट्रपति सरकार नहीं है। इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी आप बचपन से इन सारे प्रश्नों को अपने स्कूल में 7th 8th क्लास से इनको समझते आ रहे हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक बार क्वेश्चन को दिमाग लगा के ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल घबराना नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चंस को देख के। सिर्फ उनको थोड़ा सा समय देना है, ऑप्शंस को समय देना है पढ़ने का। अब देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? न्यायपालिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, ऐसा तो नहीं है, कभी आपने नहीं देखा होगा। कार्यपालिका न्यायपालिका को नियंत्रण कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे लॉज हैं, जितने भी हमारे विधि हैं, जो हमारा संविधान है, ये सब पार्लियामेंट ने बनाया है। अगर कोई अमेंडमेंट होता है, कोई संशोधन होता है या कोई लॉ ऐसा है जिसमें कुछ गड़बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट तो जो बन के आ गया कार्यपालिका से वो उसी पे फैसला सुना रही है ना। तो अगर कोई ऐसा है जिससे हित नहीं हो रहा, लोगों का अहित हो रहा है, कुछ दिक्कतें हैं, उनको चेंज करने की ज़रूरत है, तो कार्यपालिका उसको बदल के न्यायपालिका को उस पर चलने के लिए सज्ज है, न्यायपालिका उस पर काम करने के लिए मजबूर है। क्योंकि जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है? हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग उसको वोट देते, हमारे चुने हुए मेंबर वहाँ जाते। तो इसलिए कार्यपालिका का एक बड़ा हिस्सा वहाँ पे काम करता है। यहाँ पे हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, इनको सिर्फ ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हम देखते हैं। भारत का संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नामधारी राजतंत्र है, भारत एक अभिजात वर्ग है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। अब अध्यक्षात्मक तो है नहीं, सारे ही लोग जानते हैं। नामधारी राजतंत्र ऐसा भी नहीं है। अभिजात वर्ग एरिस्टोक्रेट्स के लिए है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पहले था, क्राउन के समय पे था कि राजनीति बहुत ही बड़े एरिस्टोक्रेट्स, बहुत ही बड़े परिवार के जो लोग होते थे वो ही करते थे। आज देखिए हमारे माननीय जो आपके प्रधानमंत्री महोदय हैं वो किस स्थिति से आके आप हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो क्या होगा ऑप्शन? भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, ये सही उत्तर कहलाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? अब बार बार मैं कह रही हूँ कि हम लोगों के द्वारा सेलेक्ट होके सारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाते हैं लोकसभा में, हम ही लोग यहाँ से सबको वोट दे के चुनते हैं। तो मुख्य शक्ति क्या है? शक्ति कहाँ से मिल रही भारत को? पहली तो सबसे पहले प्रश्न में देखा था, पहली तो सबसे मुख्य चीज़ क्या थी? संप्रभुता। जब संप्रभुता मिली हम लोगों को, तब हम लोगों ने अपने देश को एक लोक हितकारी राज्य बना पाया। और अब वही चीज़ की जो शक्ति है, उसको बनने की जो शक्ति है, वो कहाँ से मिलती है? वो हम लोगों के पास से मिलती है। लोग अगला प्रश्न देखते। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रपति सरकार की मूल विशेषता है? अब यहाँ पे आ गया है राष्ट्रपति सरकार। राष्ट्रपति सरकार हमारे देश में तो नहीं है, पर हमें जानना ज़रूर आवश्यक है कि राष्ट्रपति सरकार की विशेषताएं क्या होती। क्या उनका संविधान कठोर होता है? एकल कार्यकारी होता है? विधानमंडल की सर्वोच्चता? राज्यों की अवशिष्ट शक्तियाँ? इसका जब राष्ट्रपति होता है तो वो एकल कार्यकारी हो जाता है, तो एकल कार्यकारी हमारा सबसे सूटेबल ऑप्शन हो जाएगा। आप अमेरिका में देखिए, वहाँ मिस्टर प्रेसिडेंट करके कितनी बड़ी बड़ी मूवीज़ बनी, माय नेम इज़ खान वगैरह आप देखेंगे तो वो प्रेसिडेंट से मिलने जा रहा था, क्योंकि प्रेसिडेंट ही रिप्रेजेंट करता है कंट्री को। वहाँ एक सिंगल एग्जीक्यूटिव सिस्टम काम करता है, एकल कार्यकारी सिस्टम काम करता है, जो आप लोगों को न्याय दे सकता है, उसमें काम करवा सकता है। वहाँ के लोग सेलेक्ट तो लोकतांत्रिक तरीके से होते, लेकिन उनका जो सिस्टम है वो एकल कार्यकारी मेथड से होता है। जब भी राष्ट्रपति सरकार आएगी तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि एकल कार्यकारी होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का लोकतंत्र किस तथ्य पर आधारित है? लिखित संविधान पे, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत रहे हैं। देखो, ये बात तो सच है कि संविधान हमारा लिखित है, पर क्या उससे ये तथ्य सिद्ध हो जाएगा लोकतंत्र का? नहीं। मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, बिल्कुल प्रदान किए गए। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए, हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या उसका लोकतंत्र से क्या लेना देना? नहीं पता। लोकतंत्र शब्द ही लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो देखिए, जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। जब हम बना रहे हैं, जब हम चुन रहे हैं, तो ये अधिकार हम लोगों को प्राप्त है। तो ये सबसे सूटेबल ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि लोकतंत्र इसी तथ्य पे आधारित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर है ना ही लचीला है, आंशिक रूप से। ये मैंने पिछले 2 सेशन जो बच्चों ने नहीं देखे वो देखें कि ये सारे क्वेश्चन एक सीरीज़ में चलते चले आ रहे हैं। अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों के लिए आपको किताब उठा के रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो हमारा संविधान है वो पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। संघीय विशेषता का मतलब फेडरल, मतलब जैसे हमारे वहाँ पार्टली फेडरल सिस्टम है ना, जैसे कि चीफ मिनिस्टर स्टेट का, प्राइम मिनिस्टर कंट्री का, तो ये दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह में, है ना। तो इस तरीके का फीचर कौन सा ऑप्शन नहीं है? केंद्र और राज्य के बीच शक्ति, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। वो कोई फेडरल सिस्टम की विशेषता है ना, कि इन दोनों के बीच शक्तियाँ वितरण करी गई हैं। संपूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी हो ये भी है फीचर
संघीय विशेषता का, ये भी संघीय विशेषता का फीचर है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन एकल नागरिकता संघीय विशेषता का एक फीचर नहीं है, परंतु सिंगल सिटीजनशिप है हमारे वहाँ। लेकिन जब कोई पूछता है कि संघीय विशेषता, तब हम इसको कह सकते हैं कि ये उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर नहीं है, ये उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है। हम लोग को ये समझना चाहिए कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। संघीय विशेषता पूछ रहा है तो ये संघीय विशेषता नहीं है, ये भारत के संविधान की तो विशेषता है, लेकिन ये संघीय विशेषता नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन जो ये छोटे छोटे एक एक दो दो क्वेश्चन जो आपको मेरिट क्रॉस करा देंगे, वो इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, थोड़े कंफ्यूजिंग होंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। केंद्र और राज्य सरकार को अधिकार मिलता है, काहे का अधिकार मिलता है? भारतीय संविधान का, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय संसद। ठीक है, इन दोनों को कहाँ से पावर मिलती है या इन लोगों को अधिकार कहाँ से आता है? केंद्र और राज्य को ये सब अधिकार कहाँ दिए गए हैं? ये सभी प्रकार के जो अधिकार हैं, क्या ये राष्ट्रपति ने दिए? क्या ये प्रधानमंत्री ने दिए? क्या ये संसद ने दिए? नहीं, ये हमको मिलते हैं संविधान से, अनुच्छेद 246 से, पार्ट XX। ठीक, ये जो अधिकार हैं ये हमें संविधान में 246 से दिए गए हैं, अनुच्छेद 246 से दिए गए। और ये बात सारे बच्चों को ध्यान में रखनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की गई है, शक्तियाँ बांटने की बात की गई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ। इससे आपके एग्ज़ाम में मेरिट और स्कोर बढ़ने की चांसेस और आगे हो जाते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका तात्पर्य किन ऑप्शंस में दिया गया? देश का प्रमुख चुना जाता है, देश आज़ाद है, देश में लोकतांत्रिक प्रणाली वाली सरकार है, देश में अंतिम अधिकार संसद के पास है। अब ये आंसर, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, कई बच्चे इसको देख के कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है। इसमें तो सारे ही ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि वो होंगे। इस बात को, अब इस क्वेश्चन को बार बार आप लोग ध्यान से पढ़िए कि इसमें ऐसा क्या आंसर है, ऐसा क्या ऑप्शन है जो आपको एक बार में समझ आएगा कि ये एक गणतंत्र है। देखिए, देश आज़ाद है, बिल्कुल सही। देश में लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम, हाँ बिल्कुल सही। देश में अंतिम अधिकार संसद के पास है, हाँ पार्लियामेंट के पास अंतिम अधिकार प्राप्त है। लेकिन वो गणतंत्र कहाँ से, लोकतंत्र कहाँ से? वो पहले ऑप्शन से, राज्य का जो प्रमुख है वो चुना जाता है ना। कभी बच्चे कंफ्यूज होंगे तो ये भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, लेकिन ना, हम लोगों को ए ऑप्शन के साथ जाना होगा। जब गणतंत्र की बात होगी, जहाँ पे पीपल रिप्रेजेंट हो रहे होंगे, जहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट हो रहे होंगे, चुना जाना लोगों के द्वारा, है ना, तो वहाँ पे हम लोग ए ही ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो इस तरीके से आज गवर्नेंस के क्वेश्चन इतने ही हैं बच्चों। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, आपका ओपिनियन जानने के लिए। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी ही मैं अगले सेशंस के साथ आप लोगों से दोबारा मिलूँगी। धन्यवाद।